Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, this is another lecture from chapter number 5, IVF or test tube babies from developmental biology for BS zoology and MS zoology students. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो असल में IVF के प्रोसेस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं और आपको IVF या टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के दौरान किन चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। उनमें से सबसे पहली जो चीज़ आएगी ना, डैट इज़ द मैटरनल एज, यानी कि जो मदर होगी उसकी जो एज है उसका सबसे पहले आपको ख्याल रखना है। यानी कि जो एज है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैटरनल एज, देखिए मैटरनल एज यानी कि अगर एज ज़्यादा होगी ना, उससे क्या होगा कि जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी ना वो बढ़ती चली जाएंगी, या फिर हो सकता है कि जो हार्मोनल लेवल है वो उस लेवल पे मेंटेन ना हो सके जिस लेवल पे होना चाहिए था। ऑब्वियसली बात है, उनकी एज ज़्यादा होगी। एजड अगर कोई वुमेन हुई तो उसकी बॉडी में मिनरल्स, हार्मोनल्स लेवल, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ही कम हो जाएंगी। तो पहली चीज़ इस चीज़ को देखना है कि उसकी जो एज है वो तकरीबन 23 से 39 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा या कम होगी तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। ठीक है, ओके। दूसरी चीज़ आपको देखनी है ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी। ये तो वो चीज़ें जो आपको IVF से पहले सारी चीज़ों को देखना है। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो IVF के बाद, यानी कि जब आपने फर्टिलाइजेशन करवा दिया उसके बाद भी आपको ख्याल रखने हैं। ठीक है, वो भी बताएंगे, पहले ये वाले देख लें। ठीक है, वो होगा आपके पास ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी, यानी कि कितनी देर हो गई है कि जो फीमेल नॉर्मल प्रोसेस ऑफ कंसीविंग मेंटेन नहीं कर पा रही, और हर बार रीज़न उसकी कौन सी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको भी इस प्रोसेस के अंदर, इनफर्टिलिटी, ये दूसरी चीज़ आ गई, ये आपको बेटा यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ठीक है, इनफर्टिलिटी। ओके, तीसरी जो चीज़ आपको देखनी होती है वो है नंबर ऑफ ओसाइट्स, यानी कि फीमेल की जो ओवरी है, ओवरियन साइकिल, या फिर आप ये कह लें कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसमें कितने नंबर ऑफ ओसाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। ऑब्वियसली बात है, फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए बाहर वाली साइड, आउटसाइड द इन्वायरमेंट या बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में करवाने के लिए, लैब में करवाने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और चौथी चीज़ आपको FSH जो हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो लेवल होगा ना मदर्स की बॉडी के अंदर, उसको भी लाजमी तौर पर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो होगा तो वही बाकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो स्टार्ट होगा, दैन बाकी सारे प्रोसेस होंगे। इज दैट क्लियर? तो पहले ये चंद एक बेसिक फैक्टर्स जो आपको ख्याल रखने हैं IVF के प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले। अब हम बता देते हैं इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें होंगी, या कौन कौन से बायोमेकर्स होते हैं, मार्कर्स होते हैं, बायोमार्कर्स, जिसके नतीजे में डियर फ्रेंड जो प्रेगनेंसी चांसेस इन IVF को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी चांसेस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बायोमार्कर्स डैट इफेक्ट्स, जो कि क्या करेंगे, जो कि बेटा प्रेगनेंसी चांसेस को इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट्स प्रेगनेंसी चांसेस, जो प्रेगनेंसी चांसेस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अच्छा जी, इसमें पहली हम चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। इसमें बेटा पहली एक चीज़ आ जाएगी, डैट इज़ द एंट्रल फॉलिकल्स। अब एंट्रल फॉलिकल्स का मतलब क्या होता है, देखें एंट्रल फॉलिकल्स का मतलब ये होता है कि देखें, अगर तो एज्ड फीमेल है या मैटरनल की माँ की एज जो है वो ज़्यादा है, तो उसके नतीजे में उसकी जो ओवरीज होंगी ना, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होंगे वो छोटे हो जाएंगे। फॉलिकल्स क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, साइज़ में छोटी हो जाएंगी, और नंबर में क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर, उसकी बॉडी में जो एग सेल है या ओवा है, उसकी प्रोडक्शन रेट क्या हो गई, बहुत ही कम हो गई। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि ये भी प्रेगनेंसी चांसेस, क्योंकि एंट्रल फॉलिकल्स एक हार्मोन भी होता है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैंने पहले आपको बताया कि एंट्रल फॉलिकल्स का मतलब पहली बात को उसके अंदर जो मेनोपॉज है उसका जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट होने वाला ही होगा, यानी क्योंकि फॉलिकल्स जो हैं वो बहुत छोटी छोटी और कम रह गई हैं। और दूसरी चीज़ आपको ये एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करेगा जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होगा। जब एंट्रल फॉलिकल्स होंगी, नंबर में कम होंगी, साइज़ में छोटी होंगी, तो ऑब्वियसली बात है हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा। हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा तो प्रेगनेंसी लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा एक हार्मोन जो कि इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, डैट्स नेम, उसको आप ये कह लें AMH भी कह सकते हैं। AMH इज़ एक्चुअल द, आप ये कह लें एंटी मलेरियन हार्मोन। ठीक है, एंटी मलेरियन हार्मोन, ये जो एंटी मलेरियन हार्मोन होता है ना, दिस हार्मोन इज़ द सेकंड इंपॉर्टेंट हार्मोन टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। ठीक है, ये एक सेकंड हार्मोन होगा, मलेरियन हार्मोन, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये भी हार्मोन क्या होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो इसके लेवल को भी चेक करना पड़ेगा, उस लेवल को भी क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये भी प्रेगनेंसी को इफेक्ट कर सकता है। ये भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है जो कि इफेक्ट करेगा। तीसरी चीज़ होगी जो कि इफेक्ट करेगी, डैट इज़ द स्पर्म क्वालिटी। ठीक है, यानी कि अगर हम स्पर्म या सीमन की बात कर लें तो स्पर्म की क्वालिटी को भी चेक करना चाहिए। सपोज डैट अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं DNA टेस्ट के बारे में, तो DNA टेस्ट करना पड़ेगा
ताकि आप ये चेक कर सकें कि यहाँ पर बेटा के ये जो स्पर्म क्वालिटी है वो बेहतर है या नहीं है। उसका जेनेटिक मेकअप को देखना पड़ेगा और उसके अलावा देखना पड़ेगा कि जो स्पर्म है वो वीक हैं या फिर नॉर्मल है। इज़ दैट क्लियर? तो ये वो सारी चीज़ें होंगी जो आपको ख्याल रखनी पड़ेंगी, या फिर ये वो फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को प्रेगनेंसी को इफेक्ट करेंगे। तो फिर इन सभी फैक्टर से बचने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इसका एक सिंपल सा हल ये होगा कि अगर आपको सक्सेसफुल प्रेगनेंसी चाहिए ना, तो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए आपको 2 काम करने चाहिए। सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए एक तो आपके पास एडवांस्ड मैटरनल एज होनी चाहिए। पहली बात, एडवांस्ड मैटरनल एज, एडवांस्ड मैटरनल एज एक तो ये होनी चाहिए, और दूसरी बात आपके पास बेटा जो स्पर्म क्वालिटी है या सीमेन क्वालिटी है वो बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, वो क्वालिटी क्या होनी चाहिए? उसको क्वालिटी को इंक्रीज़ भी किया जा सकता है मेडिकली तौर पर, मेडिकेशन के ज़रिए से। तो ये वो 2 प्रोसेस होंगे जिसके ज़रिए से जो प्रेगनेंसी होंगी वो सक्सेसफुल हो सकती है। ये पहले हमने वो फैक्टर्स देखे जो आपको IVF से पहले देखने हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो प्रेगनेंसी को इफेक्ट करेंगे, और ये वो फैक्टर हैं जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये तीनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स इसके बाद दूसरे फैक्टर्स के, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे। ठीक है, ये प्रेगनेंसी चांसेस को इफेक्ट करेंगे। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए होगा। और अब हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो किस लिए होगा, वो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो फैक्टर्स हैं वो IVF को, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले जो इफ़ेक्ट्स हैं उससे निपटा जाए। ठीक है, फैक्टर्स डैट इन्फ्लुएंस IVF। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ड्रिंकिंग, यानी कि ड्रिंकिंग का मतलब कि अगर कोई फ़ीमेल जो कि अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीती है या अल्कोहल पीती है, तो उसके नतीजे में भी ये जो IVF फर्टिलाइजेशन इसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़ स्मोकिंग, अगर उसे स्मोकिंग की आदत है तो उससे के नतीजे में भी जो चांसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। तीसरी चीज़ वो है हमारे पास ओबेसिटी। अगर तो जो फीमेल है, मैटरनल बॉडी है, वो बहुत ज़्यादा ओबेस है, तो उसके नतीजे में प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के और सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के बाद IVF के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त मिसकैरेज वगैरह के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं वेट के बढ़ने की वजह से। हम उसको नाम दे देंगे BMI का भी नाम दे देते हैं, लेकिन दूसरी सूरत में हम इसको ओबेस कह देते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ आपके पास आ गई डायबिटीज़। अगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ हैं तो उसके नतीजे में भी ये हो जाएगा। ठीक है, या फिर डायबिटीज़ में यहाँ पर लिख देता हूँ, डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से। फिर हमारे पास एक और फैक्टर आ गया, हम उसको नाम दे देंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो वो कंडीशन भी ठीक नहीं रहेगी बेबी के लिए। फिर आ जाएगा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। इसके नतीजे ये डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि जो फीमेल की बॉडी होती है ना, फीमेल की डिलीवरी के वक्त फीमेल की बॉडी के ऊपर दाने बन जाते हैं। हम उसको नाम क्या दे देंगे, हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज अ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का नाम दे देंगे। इज़ दैट क्लियर? तो ये सारे रीजंस जो होंगी ये IVF को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी चीज़ इफ़ेक्ट कर सकती है? वो ये होती है कि डियर फ्रेंड्स हम लिख देते हैं यहाँ पर हाइड्रोसल्फेंजिस। एक ऐसी कंडीशन होती है बेटा जिसमें जो ओवरीज होती है ना, ओवरीज के अंदर पानी भर जाता है। हम उसको क्या नाम दे देंगे, हाइड्रोसल्फेंजिस का नाम दे देते हैं। तो उस सूरत में भी क्या होगा, उस सूरत में भी ये आपके पास जो IVF है इसके चांसेस कम हो जाएंगे। एक आखिरी चीज़ आपने क्या किया, आपने जो जाइगोट है या एग सेल है उसको फीमेल की बॉडी में प्लेस कर दिया, लेकिन हुआ कुछ इस तरह से, जैसे ही आपने उसको फीमेल की बॉडी में प्लेस किया तो फीमेल की बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक्टिवेट हो गया, ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। ऑटो इम्यून अगर कोई डिसऑर्डर है फीमेल को, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नतीजे में भी वो उसकी फीमेल की जो बॉडी होगी उसी का इम्यून सिस्टम, उसी की बॉडी में मौजूद जो जाइगोट होगा या फर्टिलाइज्ड एग होगा उसको क्या कर देगा, इफेक्ट कर देगा, उसको किल कर देगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है जो कि IVF को इफेक्ट कर सकती है। तो यही वो सारी चीज़ें हैं जिसको क्या करना पड़ेगा आपको IVF के दौरान। ये सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये फैक्टर्स अनचेक छोड़ दिए जाएँ तो उसके नतीजे में सक्सेसफुल IVF प्रोसेस कभी भी नहीं हो पाएगा। इज़ दैट क्लियर? इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम एडवांटेजेस ऑफ IVF की बात करेंगे। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।